नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत हम आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जी हाँ, ये टॉपिक है गवर्नर जनरल तथा वायसराय। फ्रेंड्स, ये भारतीय इतिहास के आधुनिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर से लेकर के हमारा भारत स्वतंत्र होने तक कौन कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय हमारे यहाँ रहे। तो चलिए इसकी पृष्ठभूमि पहले बता दूं और उसके बाद एक एक करके सबके विषय में बताऊंगी, सबका टाइम पीरियड भी बताऊंगी और इनके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए उनके विषय में भी आपको बताते चलेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया ना भारत में, तो लंदन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसने क्या किया कि भारत में प्रशासन करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, लंदन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसने भारत में प्रशासन करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की। इसकी नियुक्ति सबसे पहले हुई बंगाल में। ठीक है, और इस अधिकारी को कहा गया, इसके पद का नाम दिया गया गवर्नर। ठीक है, इसके पद का नाम दिया गया गवर्नर। बंगाल में नियुक्ति होने का कारण क्या था कि उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल था, क्योंकि उस समय का भारत का जो सबसे रिच एरिया था वो बंगाल का ही एरिया था। ठीक है, तो तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे महत्वपूर्ण था बंगाल, इसलिए बंगाल में ही सर्वप्रथम गवर्नर की नियुक्ति की गई। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर से दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इन गवर्नर्स के कालक्रम को। सबसे पहला है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव सबसे पहले हमारे जो बंगाल के गवर्नर बने, ब्रिटिश इंडिया में बंगाल का गवर्नर जो पहला बना वो था लॉर्ड क्लाइव। इसका पूरा नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसका कार्यकाल आप देखिए, 2 बार इसका कार्यकाल रहा है। एक बार 1757 से 1760 तक और दूसरी बार 1765 से 1767 तक। इसके समय में जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं फ्रेंड्स, वो है पहला तो प्लासी का युद्ध। और आप जानते हैं प्लासी का युद्ध ही वो युद्ध है जिससे अंग्रेज़ों ने अपने पांव जमाने शुरू किए भारत में राजनीतिक रूप से भी। इसी के समय में श्वेत विद्रोह भी हुआ था। इसी के समय में श्वेत विद्रोह भी हुआ। श्वेत विद्रोह में क्या था ना कि सैनिकों को उपहार और दोहरा भत्ता देना बंद किया। ठीक है, कभी इसके विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे श्वेत विद्रोह क्या था, बल्कि बहुत जल्दी ही इससे संबंधित भी एक वीडियो आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में 2-3 चीज़ें जान लीजिए। पहली बात ये कि बंगाल का पहला गवर्नर ये था। इसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि लॉर्ड क्लाइव सबसे पहले ब्रिटिश सेना में एक कुक के रूप में शामिल हुआ था और इतना ये योग्य इंसान था, इतना इसके अंदर टैलेंट था कि ये सेनापति बन गया। इसकी नियुक्ति हुई थी मद्रास में। ठीक है, फिर 1757 ईस्वी में इसने प्लासी का युद्ध लड़ा। आपको बता दूं कि इसको कहा जाता है कि ये स्वर्ग से उत्पन्न गवर्नर था। ठीक है, और ये दोबारा भी बना था। ये ऐसा व्यक्ति था जिसको दोबारा गवर्नर बना के भेजा गया 1765 ईस्वी में। ठीक है, इसी ने द्वैध शासन की भी स्थापना की। द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन का मतलब होता था कि 2 तरीके के, यानी दीवानी का अधिकार भी और निज़ामत का अधिकार भी। निज़ामत का मतलब होता है डिफेंस से रिलेटेड मामले और दीवानी का अधिकार होता है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने से संबंधित। ये दोनों ही चीज़ें अंग्रेज़ों को मिल गई थी, दोनों ही अधिकार। इसी को द्वैध शासन कहते हैं। इसको द्वैध शासन को बंगाल में लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने ही। ठीक है, 1765 ईस्वी में।
चलिए अगले गवर्नर को देखते हैं। जो दूसरा गवर्नर था वो था हॉलवेल। ठीक है, हॉलवेल के बारे में बता दूं कि ये अस्थायी गवर्नर थे। ये एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया। ब्लैक होल की घटना आप लोगों को ज़रूर याद होगी। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना कही जाती है कि इस समय घटी थी। हालांकि इसका वर्णन केवल हॉलवेल ने ही किया है। इनका काल था 1760 ईस्वी। वेंसीटार्ट ये तीसरे गवर्नर थे। इनके समय में 1761 का पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। यानी 1760 से 65 तक ये रहे थे गवर्नर। तो दो युद्ध महत्वपूर्ण इनके समय हुए, एक बक्सर का युद्ध और एक 1761 का पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था। इसके बाद थे, अब यहाँ देखिए, यहाँ 1765 में इनके बाद फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे और ये रहे थे 1767 तक। ठीक है, इनके बाद 1767 में आए हैं बलसर्ट। ठीक है, वेरलस्ट, वेरलस्ट भी कहते हैं, बलसर्ट भी कई जगह सुनने में आता है। इनके टाइम पे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो इन्हीं के समय में हुआ था। साथ ही साथ ये द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर रहे थे। ठीक है, अगला नाम आता है कर्टियर का। फ्रेंड्स, कर्टियर जो हैं ये 1769 से 1772 तक बंगाल के गवर्नर रहे। देखिए, ये जितने मैं आपको बता रही हूँ अभी तक, ये सभी बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल में इनकी पोस्टिंग थी और बंगाल के गवर्नर ये थे। कर्टियर के समय में ना बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। देखिए, लिखा भी है, बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा और इस समय सरकार की तरफ से कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया। इतना क्रिटिसाइज़ किया गया इस चीज़ को लेकर के, इतना क्रिटिसाइज़ किया गया कि कर्टियर को वापस बुला लिया गया ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, अगले पर चलते हैं। कर्टियर को वापस बुलाने के बाद भेजा गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को कब भेजा गया? 1772 में। इनको भेजा गया बंगाल का गवर्नर बना के ही। ठीक है, ये जब आए तो इस समय ये बंगाल के गवर्नर बन के ही आए। और अब देखिए यहाँ का हुआ क्या ना, इस समय का थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि भी बताती हूँ आपको। जब ये गवर्नर बन के आए, इस समय चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब से हुई थी ना, तब से ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो सरकार पे दबाव बना रहे थे। दबाव किस चीज़ का बना रहे थे? कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखा जाए, नियंत्रण किया जाए। ठीक है, इसीलिए ब्रिटेन की सरकार ने 1773 में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। और इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया ना, कि जो बंगाल का गवर्नर होता था, मैंने आपको बताया कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, तो गवर्नर तीनों में हुआ करते थे। ठीक है ना, गवर्नर तीनों में हुआ करते, लेकिन बंगाल का गवर्नर थोड़ा स्पेशल होता था, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा स्रोत था रेवेन्यू वगैरह का भी, और बंगाल काफ़ी रिच जगह था इस समय। तो बंगाल का गवर्नर थोड़ा स्पेशल हुआ करता था, ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, इसको इन तीनों का हेड बना दिया गया, यानी तीनों के ऊपर का दर्जा दिया गया। और साथ ही साथ इनके पद को गवर्नर से हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, यानी अब ये गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल थे, और इनके अधीन बाकी दोनों प्रेसिडेंसी यानी बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी आते थे। ठीक है, इसके साथ साथ इनके अधिकार और कार्य में भी वृद्धि हुई थी। देखिए, लिखा भी है, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल भी ये बंगाल के ही थे। ठीक है, बंगाल के ही गवर्नर जनरल थे और इनके अंडर में यानी इनके अधीन आते थे बाकी दोनों, यानी मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर। ठीक है, लेकिन पद इनका बंगाल के गवर्नर जनरल का ही था।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, यही हैं, देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स ही हैं यहाँ पे। इनके समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए हैं, आप देख रहे होंगे, एक लंबी सी लिस्ट है। सबसे पहले तो 1773 में इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। फिर इसी समय ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में यानी 1774 ईस्वी में ही कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1774 में ही जनरल पोस्ट ऑफिस भी इन्होंने स्थापित करवाया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, पोस्ट ऑफिस भी स्थापित कराया। फिर इसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू कराया था बंगाल में। इस द्वैध शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त इन्होंने 1772 में ही कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने 1775 ईस्वी में बनारस की संधि की। बनारस की संधि के साथ साथ फैजाबाद की संधि भी की इसी समय। इन्हीं के समय में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय आया था। और इन्हीं के समय 1784 में ही विलियम जोन्स और उनके सहयोगियों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या होती है? घेरे की नीति। ठीक है, अवध को ध्यान में रखते हुए इन्होंने घेरे की नीति अपनाई, हर तरफ से घेर लेने की नीति। ये बंगाल के एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा जारी किया था। ठीक है, इनके ऊपर महाभियोग चला था। महाभियोग क्यों चला था? क्योंकि इन्होंने नंद कुमार एक थे, इनको फांसी दिला दी थी। इसके अलावा अवध की जो बेगमें थीं उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया था इन्होंने। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ इनके संबंध भी अच्छे नहीं थे। इन सब कारणों से जब ये इंग्लैंड लौटे तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निज़ामत अदालत की स्थापना भी की। साथ ही साथ कलकत्ता को बंगाल की राजधानी भी इन्होंने घोषित किया। तो याद रखिएगा, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी किसने घोषित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर कुछ खास बताऊं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये स्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बट थोड़ा सा मैं पीछे आती हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के विषय में कुछ और चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुझे लगता है बताना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही विलियम विल्किंस से मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करवाया था, अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से। इसके अलावा इन्होंने 1781 में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक मदरसा भी स्थापित किया। ठीक है, बहुत सारे काम इन्होंने किए थे और इन्होंने इतने सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं, जैसे कि आप देखिए कि आर्थिक क्षेत्र में भी, सुरक्षा क्षेत्र में भी, हर जगह पे इन्होंने सुधार का काम किया है। ठीक है, हाँ, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि अवध की बेगमों को उनके साथ मिसबिहेव करना, बंगाल के एक ब्राह्मण नंद कुमार को झूठे मुकदमे में फंसा करके फांसी की सज़ा दिलाना, इसके लिए इनके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पे। कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे। इनको भारत में सिविल सेवा का यानी ICS का जनक भी माना जाता है। इन्हें भारत में पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा को आपको बता दूं कि इस्पात का चौखट कहा गया है। ठीक है, इस्पात का चौखट भारतीय पुलिस सेवा को कहा गया है। और इस पुलिस सेवा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक कॉर्नवालिस कोड भी देखिए, कॉर्नवालिस संहिता, इसको भी लागू किया था 1793 में। साथ ही इन्होंने 1793 ईस्वी में ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को जमींदारी या इस्तेमारी या विश्वेदारी या सूर्यास्त कानून या परमानेंट सेटलमेंट, ये सब कुछ कहा जाता है।
होता क्या था कि अब देखिए सूर्यास्त कानून क्यों कहते थे, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये। जो लगान देना होता था ना, ये साल का आखिरी दिन जो होता था, उस दिन सूरज डूबने से पहले अगर लगान दे दिया तो ठीक है, नहीं तो ज़मींदारी को नीलाम कर देते थे। ठीक है, इसी व्यवस्था से सरकार और किसान के बीच में बिचौलिए का जन्म हुआ। ये लोग तकरीबन 89% लगान देते थे, 89% टैक्स देते थे सरकार को, और 11% जो होता था वो इन ज़मींदारों के खर्च के लिए होता था। ठीक है, आगे इसके अलावा ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए वो थे सर जॉन शोर। जॉन शोर जो थे ये भू राजस्व प्रशासन के बहुत बड़े जानकार थे और काफ़ी लिबरल नेचर के थे, उदारवादी प्रकृति के थे। इन्होंने जिस नीति का पालन किया उसको अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं, स्पेशली मैसूर के प्रति। ठीक है, स्पेशली मैसूर के प्रति। लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने के बाद हमने देखा था कि थर्ड जो मैसूर वॉर हुआ था, आंग्ल मैसूर वॉर, वो भी हुआ था उन्हीं के समय में। लेकिन सब जॉन शोर जब आए ना, तो इनके समय में मैसूर के लिए इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इनके समय 1793 का चार्टर अधिनियम भी आया था। ठीक है, साथ ही निज़ाम और मराठों के बीच लड़ाई भी हुई थी। इलाहाबाद को कंपनी के साम्राज्य में इसी समय मिला लिया गया, इन्हीं के टाइम पर। अगला नाम आता है लॉर्ड वेल्जली का। देखिए, लॉर्ड वेलेजली जो थे वो 1798 में आए और 1805 तक ये यहाँ पर रहे हैं, 1798 से लेके 1805 तक। इनके साथ क्या है कि इनको बंगाल का शेर कहा जाता है। इनका मेन जो इनकी नीति थी ना, वो सहायक संधि। इनको सहायक संधि के लिए याद किया जाता है मूल रूप से। हालांकि सहायक संधि का जनक माना जाता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को, याद रखिएगा, लेकिन इसके लिए याद किया जाता है लॉर्ड वेल्जली को, क्योंकि सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, हालांकि कहीं कहीं पे सहायक संधि का जनक भी वेल्जली को ही बताया जाता है। होता क्या था इस संधि के अनुसार, सब्सिडरी अलायंस भी इसको कहते हैं। इसके अनुसार राज दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, एक अंग्रेज सैन्य टुकड़ी भी दी जाती थी, और ये जो सैन्य टुकड़ी होती थी इसका खर्च भी वो राज्य ही देता था। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक राज्य है और इसके दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति हो गई, इनके पास एक सैन्य टुकड़ी दे दी गई, इसका खर्च भी देना है इसी राजा को। ठीक है, और साथ ही ये जो भी राजा होगा ये बिना अब इस अधिकारी की, इस एजेंट की अनुमति के किसी भी दूसरे देश से संपर्क नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि अंदरूनी, इंटरनल और बाहरी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, इस पे पूरे पे इस अंग्रेज अधिकारी की नज़र होगी, इसका नियंत्रण होगा। इसके द्वारा बहुत सारे राज्यों का विलय किया गया। सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया हैदराबाद के निज़ाम ने। ठीक है, फिर इसके बाद से 1799 में तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, एक एक करके सबके सब इस पे सिग्नेचर करते गए। इन्होंने, लॉर्ड वेल्जली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। क्यों स्थापना की थी इसकी स्थापना की गई थी 1805 ईस्वी में। सिविल सेवा में प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर इस कॉलेज को बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो 1805 में आए थे और 1807 तक रहे। इन्होंने मराठों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, क्योंकि देखिए इनके समय एक विद्रोह हुआ था वेल्लोर में 1806 ईस्वी में। वेल्लोर जो कि मद्रास के पास है, यहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इनका कहना था क्योंकि यहाँ पर
बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे। तो माथे पे पगड़ी नहीं पहन सकते, तिलक नहीं लगा सकते, कान में कुंडल नहीं पहन सकते, इसके लिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को विलियम बेंटिक ने कुचला था। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके समय में भारत का पहला सैनिक विद्रोह हुआ। किसके समय में? सर जॉर्ज बार्लो के समय में। इन्हीं के समय में राजघाट की संधि भी हुई। ये राजघाट की संधि होलकरों से हुई थी, ठीक है। और ऐसे भी आप देख ही रहे हो कि मराठाओं के लिए इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। फिर आए 1807 ईस्वी में मिंटो फर्स्ट। इनके समय में आप देखेंगे कि 1813 का अधिनियम लागू किया गया। 1813 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि 1813 के इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग ना चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये दो चीज़ें छोड़कर हर व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। साथ ही इसी अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। इतना ही नहीं, कानूनी रूप से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की अनुमति मिली। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय हुई। और इसी समय 1809 में अमृतसर की संधि भी की गई, जिसको सतलज नदी की संधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स का क्या है कि ये 1813 में आए थे। इनके समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें नेपाल की पराजय हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के साथ हुई थी, ठीक है। मूल रूप से बुटावल पर अधिकार को लेकर यह युद्ध हुआ था। संधि की शर्तों के अनुसार सिक्किम तराई का क्षेत्र और कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों को मिल गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ क्या हुआ था ना कि नेपाली लोगों यानी गोरखा लोगों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश अधिसत्ता की स्थापना भी इस समय से होनी शुरू हो जाती है, इनके टाइम से। वेल्जली द्वारा जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था उसको इन्होंने हटा दिया। किन्होंने हटा दिया? हेस्टिंग्स ने हटा दिया। पिंडारियों का दमन भी किया इन्होंने, मराठों का दमन भी किया, मराठा संघ का अंत भी इन्होंने ही किया। देखिए, पिंडारियों के बारे में बता दो कि पिंडारी लोग कौन थे। मथुरा के आसपास के इलाकों को लूटा करते थे पिंडारी, इनको फांसीगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसी समय एक व्यवस्था लागू हुई थी, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का मतलब होता है जो सामूहिक तरीके से खेती करने वाले, जो जितने भी लोग, मतलब जो गांव होता है ना, गांव, पूरे गांव को महाल कहते थे। तो सामूहिक तरीके से गांव का जो मुखिया होता था वो लगान ला करके और सरकार को देता था, ठीक है। ये 30% ज़मीन पे इस व्यवस्था को लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के सहयोग से। सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था संयुक्त प्रांत यानी कि अवध में लागू हुई। इसके बाद मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश में, और फिर पंजाब में। नेक्स्ट है लॉर्ड एडम्स, या ये काफ़ी कम समय के लिए थे, ठीक है, और इन्होंने पुनः प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एम्सहर्स्ट। लॉर्ड एम्सहर्स्ट जो थे ये 1823 में आए और 5 साल तक रहे, 1828 तक रहे। इनके समय में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पहली घटना आंग्ल बर्मा वॉर, है ना। यहाँ तो और भी घटनाएं लिखी हैं लेकिन मैं आपको और भी बता रही हूँ। पहली घटना आंग्ल बर्मा वॉर, आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा के जंगलों पर नियंत्रण करने के लिए अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने यह अभियान किया था, जिसमें ये लोग सफल रहे। दूसरी घटना हुई यांडबू की संधि, ठीक है, यांडबू की संधि। ये हुई थी 1826 ईस्वी में। इसके अनुसार अराकोन और तिनासिरम नाम के क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे, और इसके अलावा संधि शर्त के अनुसार 50 लाख रुपए भी वसूल किए गए थे। यानी कि कहने का मतलब कि अंग्रेज बर्मा में प्रवेश कर गए। साथ ही जो अगली घटना हुई ये थी बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे इन्होंने बर्मा जाने से इनकार कर दिया।
क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र की यात्रा करना इस समय पाप समझा जाता था। इसलिए इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के बाद इन सैनिकों को दंडित किया गया इसके लिए। साथ ही साथ भरतपुर एक जगह है जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ के शासक थे भंडार सिंह। ठीक है, भरतपुर पर अटैक किया गया अंग्रेजों के द्वारा और भंडार सिंह पराजित हुए और अंग्रेजी सेना ने यहाँ पे नियंत्रण कर लिया। ये बंगाल का वो प्रथम गवर्नर जनरल था जो कि मुगल सम्राट अकबर सेकेंड से बराबरी के स्तर पे मिला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी लॉर्ड एमहर्स्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद आए हैं विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक जब आए ना तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल ही थे, लेकिन इन्हीं के काल में आया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र था ना वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया था और इसको कंट्रोल करने के लिए भारत के स्तर पर यानी देश के स्तर पे एक बड़े स्तर पे एक अधिकारी का होना ज़रूरी था। इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को ही इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ये एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। बहुत सारे काम इन्होंने किए, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए अभी तक जितने गवर्नर जनरल थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण विलियम बेंटिक थे। ठीक है, एक तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये। इसके अलावा इन्होंने 1829 में अनुच्छेद 17 का प्रयोग करते हुए सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और ये कानून सबसे पहले इन्होंने बंगाल में लागू किया, लेकिन 1830 में इन्होंने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। आपको तो पता ही है कि सती प्रथा का अंत कराने में राजा राम मोहन राय ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत की तरफ से। इसके अलावा 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया इन्होंने कर्नल स्लीमन के सहयोग से। ठीक है, ये कर्नल स्लीमन का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ 1830 में ही एक कानून बना के इन्होंने बाल हत्या को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजपूत समाज में क्या होता था ना, पुत्री का जन्म होने पे उसकी हत्या कर दी जाती थी। 1833 ईस्वी में इसने विधि आयोग का गठन किया। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे मैकाले। साथ ही साथ 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इन्होंने बनाया। मैकाले समिति की रिपोर्ट पर कोलकाता में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और बाद में जाकर के हम देखते हैं कि इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। ठीक है, ये त्यागपत्र देकर चले गए। इन्हीं के समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है, रैयत का मतलब होता है किसान, यानी ये व्यवस्था सीधे किसान और सरकार से जुड़ी होती थी। इसमें बीच में किसी को स्थान नहीं दिया गया था। ये व्यवस्था 51% ज़मीन पर लागू की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के समय में 1833 का चार्टर एक्ट भी आया था, मैंने आपको बताया ही। चलिए नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, इनको भारत के मामले में थोड़ा सा लिबरल माना जाता है। इन्होंने 1835 ईस्वी में जो प्रेस एक्ट आया था, जो प्रतिबंध लगा था एडम्स के द्वारा, उस पर से इन्होंने प्रतिबंध को हटा दिया और स्वतंत्रता दी भारतीय प्रेस को। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने मुगलकालीन सिक्के को भी प्रतिबंधित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सिक्का जारी किया। अगला नाम आता है ऑकलैंड फर्स्ट का। देखिए, इनके काल की बात करें तो 1836 से 1842 तक का काल इनका है। विद्यालयों में इन्होंने छात्रवृत्ति की शुरुआत की, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की और ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण भी इन्होंने कराया। इन्हीं के समय में आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ, क्योंकि रूस की शक्ति जो थी वो बढ़ती जा रही थी और इस शक्ति को बढ़ने से रोकने के लिए इन्होंने इस आंग्ल अफगान युद्ध को शुरू किया। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए, इसीलिए ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया।
अगला नाम आता है एलनबरो का। देखिए, एलनबरो का टाइम शुरू होता है 1842 से 44 तक। एलनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि चल रहा था 1839 ईस्वी से, ये समाप्त हो गया और 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भी हो गया। इस समय सेनापति जो थे वो चार्ल्स नेपियर थे, जिन्हें इस सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। और 1844 में 44 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया कानून बनाकर। ये इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, दास प्रथा का अंत और सिंध का विलय। अगला नाम आता है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। 1844 में इन्होंने एक कानून बनाया और नरबलि प्रथा जो चलती थी इसको ख़त्म कर दिया। नरबलि प्रथा के बारे में बता दूं कि ये खोंड नाम की जनजाति में प्रचलित थी। ठीक है। साथ ही साथ 1844 से ही इन्होंने रविवार को अवकाश घोषित किया। तो ये याद रखेंगे आप कि रविवार की छुट्टी कब से घोषित हुई? 1844 से। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय से। इसी समय 1848 में लाहौर की संधि भी हुई। आगे चलते हैं। अगला नाम आता है लॉर्ड डलहौजी का। अभी तक जितने गवर्नर जनरल आए थे उसमें सबसे ज़्यादा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति लॉर्ड डलहौजी की थी, जितने भी गवर्नर जनरल आए थे। इसके कार्यों की बात करें तो इसने बहुत सारी चीज़ें की। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे और बर्मा का क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिक्किम को भी इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था और 1849 में पंजाब को भी मिला लिया ब्रिटिश साम्राज्य में। इस विलय के सिद्धांत के लिए ना लॉर्ड डलहौजी को सब जगह क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला था, जिसको हम व्यपगत की नीति या विलय की नीति भी कहते हैं, राज्य अपहरण की नीति भी कहते हैं। इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित करके मेरठ में स्थापित कर दिया। ठीक है। सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिमला को बनाया। 1848 से इसने इस हड़प नीति को शुरू किया, जिसके अनुसार सबसे पहले सतारा को इसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद वो 1849 में जैतपुर, संभल, 1850 में बघाट, 1852 में यानी 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर को मिला लिया गया और 1856 में कुशासन का आरोप लगा के फाइनली इन्होंने अवध को भी मिला लिया। ठीक है। काम इन्होंने बहुत सारे किए हैं, जैसे कि 1851 में इन्होंने टेलीग्राम सेवा की शुरुआत की कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में। 1852 में डाक का जो पहला टिकट था भारत का वो जारी किया कराची से। भारत में डाक सेवा का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। इसके अलावा भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इन्हीं के समय में चली थी। पोस्ट ऑफिस एक्ट भी ये लाए थे डाक विभाग में सुधार के लिए 1854 में। भारत में रेलवे सेवा का जनक तो इनको कहा ही जाता है। इसके अलावा और हम देखें तो वीविंग एंड स्पिनिंग मिल कावस जी डाबर में, ये मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1854 में, 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी की गई थी। इसी समय वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स डिस्पैच शिक्षा के सुधार के लिए आया था मूल रूप से, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए व्यापक योजनाएं थी। आपको बता दूं कि वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके अलावा 1853 का एक अधिनियम आया था। इसी अधिनियम के आधार पर भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अगर बात आपको बताऊं कि विश्व में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कौन से देश में हुई थी, तो विश्व में पहले बार प्रतियोगिता परीक्षा चीन में होनी शुरू हुई थी। और आधुनिक काल की बात करें तो प्रशा में सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरू हुई थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के गवर्नर जनरल। इसके बाद एक गवर्नर जनरल और बनते हैं,
जो 1856 में बने, और इन्हीं के काल में 1857 का विद्रोह हुआ। और इसी समय 1857 के विद्रोह के बाद जो लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल थे, इन्हीं का पद नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। तो इसके बारे में हम लोग अगली सीरीज में पढ़ेंगे, इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।